नमस्कार। आज हम एक काफी बड़े साइबर धोखाधड़ी के मामले पर बात करने वाले हैं। सीबीआई ने इसका पर्दाफाश किया है पुणे और मुंबई में, और ये लोग निशाना बना रहे थे अमेरिका में बैठे लोगों को। हमारे पास सीबीआई जांच से जुड़ी काफी ताज़ा जानकारी है। आज की चर्चा का मकसद यही है कि ये पूरा रैकेट ये कैसे काम कर रहा था, कौन लोग शामिल थे इसमें, और सीबीआई की जांच में क्या क्या सामने आया है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो पता ये चला है कि पुणे में एक अवैध कॉल सेंटर चल रहा था और मुंबई में भी कई ठिकाने थे इनके। ये लोग क्या कर रहे थे कि अमेरिकी नागरिकों को फंसाने के लिए वाइप कॉल स्पूफिंग यूज कर रहे थे। हाँ, वॉइप स्पूफिंग मतलब कि वो अपनी असली पहचान छुपाकर कॉल कर सकते हैं, जैसे कि किसी सरकारी एजेंसी का नंबर दिखाकर। और फिर फिशिंग, डराना धमकाना, वसूली, ये सब तकनीकें इस्तेमाल हो रही थीं। अच्छा, और तरीका क्या था? तरीका देखिए, ये लोग खुद को IRS मतलब अमेरिकी टैक्स विभाग या फिर USCIS जो वहाँ की सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विस है उसके अधिकारी बताते थे। ओह, और फिर पीड़ितों को डराते थे कि भाई आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी या आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर आपने पैसे नहीं दिए तो। और पैसे कैसे मांगे जा रहे थे? $500 से $3000 तक, वो भी गिफ्ट कार्ड या बिटकॉइन के जरिए। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब सरकारी एजेंसियां ऐसे पेमेंट क्यों लेंगी? हाँ, अजीब तो है, पर यहीं पर वो डर का मनोविज्ञान काम करता है। अच्छा, जब कोई खुद को बड़ा अधिकारी बताकर ऐसी गंभीर कार्रवाई की धमकी देता है ना, तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं, तर्क पीछे छूट जाता है। और गिफ्ट कार्ड और बिटकॉइन का इस्तेमाल वो सिर्फ गुमनामी के लिए नहीं है। तो फिर ये दिखाता है कि ये गिरोह कितना योजनाबद्ध था। ये पारंपरिक बैंकिंग चैनलों से बचने का तरीका है। इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने पीड़ितों को साफ निर्देश दिए कि पेमेंट इन्हीं तरीकों से करनी है। और इस मामले में 3 ऑपरेटर पकड़े भी गए हैं, अमित दुबे, तरुण शेनाय और गोंजाल्वेस सावियो। जी, सीबीआई जांच में ये भी सामने आया कि ये लोग नकली कॉलर आईडी तो इस्तेमाल करते ही थे, पर कभी-कभी तो भारतीय उच्चायोग का अधिकारी बनकर भी धमकाते थे। हाँ, ये भी पता चला है। और पैसा मिलने के बाद उसे फिर म्यूल खातों में, मतलब दूसरों के नाम पर खोले गए बैंक अकाउंट्स में। बिल्कुल, और फिर हवाला चैनल्स के जरिए इधर उधर किया जाता था। हवाला जो पैसों के लेन देन का एक अनौपचारिक छुपा हुआ नेटवर्क है। और ये रकम कितनी बड़ी थी, कुछ अंदाजा है? अंदाजा ये है, और ये चौंकाने वाला है, कि ये समूह हर महीने करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की लॉन्ड्रिंग कर रहा था। हर महीने 3 से 4 करोड़? बाप रे। जी, ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक कॉल सेंटर स्कैम नहीं था, ये एक बड़ा संगठित वित्तीय अपराध था। इसमें क्रिप्टो करेंसी और दूसरे अनौपचारिक नेटवर्क का जमकर इस्तेमाल हो रहा था पैसे को वैध बनाने के लिए। और बात यहीं तक सीमित नहीं है, शक ये भी है कि बैंकों के कुछ कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत गंभीर पहलू है। जिन्होंने शायद नकली केवाईसी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके खाते खोलने में मदद की हो। केवाईसी मतलब अपने ग्राहक को जाने वाले नियम। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे ये अपराधी सिस्टम के अंदर की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, जैसे केवाईसी नियमों को ताक पर रखकर काम करना। तो फिर सीबीआई ने एक्शन लिया। 24-25 जुलाई को 7 जगहों पर छापे मारे गए। हाँ, और इन छापों में काफी कुछ जब्त हुआ है। क्या क्या मिला है? देखिए, 27 मोबाइल फोन, 17 लैपटॉप, करीब 11,20,000 रुपए नकद, और तो और 150 ग्राम संदिग्ध नशीला पदार्थ भी मिला है। नशीला पदार्थ भी? हाँ, और एक आरोपी के क्रिप्टो वॉलेट से लगभग 7 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी भी जब्त हुई है। अच्छा, और इन डिजिटल डिवाइसेस की जांच से कुछ पता चला? बिल्कुल, पता चला कि ये लोग ऑपरेशन चलाने के लिए और शिकार ढूंढने के लिए, जिसे वो लीड जनरेशन कहते हैं, वॉइप स्पूफिंग एप्स का इस्तेमाल कर रहे थे, और बातचीत के लिए व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स का। ये जो डिजिटल सबूत मिले हैं ना, फोन, लैपटॉप, क्रिप्टो रिकॉर्ड्स, ये जांच के लिए सोने की खान जैसे हैं। इनसे पता चल रहा है कि जांचकर्ता कैसे डिजिटल सुरागों का पीछा करके इस पूरे नेटवर्क का नक्शा बना रहे हैं। तो मतलब अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? सीबीआई सूत्रों का तो यही कहना है कि ये तो बस शुरुआत है। आगे बैंक कर्मचारियों की भूमिका और जो विदेश में बैठे मुख्य संचालक हैं उनकी जांच होगी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे तकनीक का गलत इस्तेमाल करके, पहचान बदलकर और डर का माहौल बनाकर एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम रैकेट चल रहा था, जिसमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और शायद बैंकिंग सिस्टम के अंदर से भी मदद मिल रही थी। हाँ, ये पूरा मामला काफी कुछ उजागर करता है और अंत में एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना? क्या सवाल?
यही कि जिस आसानी से आज डिजिटल पहचान जैसे कॉलर आईडी या बातचीत के तरीके जैसे मैसेजिंग ऐप इनको नकली बनाया जा सकता है, उसे देखते हुए हम डिजिटल माध्यम से मिलने वाले आधिकारिक दिखने वाले संदेशों पर कितना भरोसा कर सकते हैं, भले वे कितने भी असली क्यों ना लगें। सही बात है। ऐसे माहौल में कोई व्यक्ति कैसे पुष्टि करे कि जो जानकारियों से मिल रही है वो सच है या धोखा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको सोचने की जरूरत है।